काट लगाते हैं। चलिए देखिए, तो नॉर्मल केस की बात करें, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी में जीएबी निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 केस बनेगा। एक नॉर्मल केस जहां पे क्या हो जाए, पूरा 12 महीने तक मकान किराए पे उठा था, हम बात कर रहे हैं इसमें एलओपी की, ठीक है ना। जब हम लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेट आउट कर रखा था तो 12 महीने तक पूरा किराए पे था, उठा था, और 12 महीने पूरा पैसा मिल गया। यानी कि कोई न तो वैकेंसी हुई, खाली पड़ा रहा, और न ही कोई पैसा रुका, सब पैसा मिल गया। ऐसा केस नॉर्मल केस हो जाए। दूसरा होता है कि दूसरे केस में क्या हो, केस 2 की बात करें, केस 1 था ये केस 1 मान लेते हैं इसको, केस 1। केस 2 की बात करें, इस केस में क्या होगा कि यहाँ क्या हो जाए, अनरियलाइज रेंट यस कर दें इसको, हाँ है, और वैकेंसी अलाउंसेस को नो कर दें। यानी कि ऐसा केस जिसमें कि भाई 12 महीने किराया उठा था, लेकिन 2 महीना वो किराएदार किराया नहीं दिया हमको, बाकी 10 महीने किराया मिला, तो खाली बस अनरियलाइज रेंट रह गया वहां पर। और केस 3 की अगर बात करें, तो केस 3 में हो सकता है, ऐसा केस बन सकता है जिसमें क्या हो जाए कि अनरियलाइज रेंट नहीं, मतलब कि पूरा पैसा मिला, कोई भी पैसा डूबा नहीं मेरा, जो भी रहा किराया पर रहा तो पैसा पूरा मिला हमको। और इसमें क्या रहा, वैकेंसी को यस कर दें, माने कि 2-3 महीना मकान खाली पड़ा रहा, किराएदार था ही नहीं, रूम खाली पड़ा था, तो किराया कैसे मिलेगा, तो खाली पड़ा था। ऐसा केस भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? 3 केस हो गया। और चौथा केस की अगर बात करें, आखिरी केस, केस 4, तो यही 2 के वजह 4 केस बन गया। चौथा केस बन कहेगा हमारा, फोर्थ वाले में बोल सकता है कि अनरियलाइज्ड रेंट कर दें यस, कि हाँ भाई कुछ महीने क्या किया, 2 महीने किराया, किराएदार जो है थोड़ा दबंग टाइप का है, जब किराया मांगने जाते हैं तो क्या दिखाता है, गन दिखाता है, और हमें पैसा नहीं मिल रहा है हमको, ठीक है, 2 महीना में किराया नहीं मिला हमको, और यस हो गया। और कुछ शुरुआत में 2-3 महीने क्या थी, वैकेंसी विथ वैकेंसी अलाउंस मिलेगा यस, यानी कि ये भी था, वैकेंसी अलाउंसेस था, अरे सॉरी नो लिख दिया हमने, यस, यानी यहाँ भी यस लिखिए। यानी कि 2-3 महीने क्या हो जाए, 2-3 महीने किराया खाली, मकान खाली पड़ा था हमारा, किराया था ही नहीं, और उसके बाद जब आया भी तो कुछ महीने किराया दिया, उसके बाद वो किराया दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब पूरा किराया मिलता है तो हम लोग जीबी पर फैसिलिटी होती है। यहाँ पर जब अनरियलाइज्ड हो जाता है तो उसमें कुछ छूट मांगने की कोशिश करते हैं हम, गवर्नमेंट कहते हैं भाई हमें किराया नहीं मिल पाया है, कमी मिला है, वसूल हो पाया, तो आप उस पर इनकम टैक्स लीजिए हमसे, तो कुछ छूट मिलता है, जो कि स्टेप 3 पे जाके वैल्यू करते हैं इसका। और जब वैकेंसी रह गई, खाली पड़ा रहा मकान, जब खाली पड़ा रहता है तो ऐसे केस में भी हम गवर्नमेंट से कहते हैं रिक्वेस्ट, भाई इसकी खाली था, किराया उठाया था, उठाए, मगर खाली पड़ा रह गया तो क्या करें, ठीक है ना, हमको छूट दीजिए इसका। तो कुछ शर्तें हैं, इसके बारे में बताएंगे अभी हम, कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को फॉलो करने, पूरा करने पर छूट मिलेगी। और यहाँ पे क्या हो जाए, दोनों ही हो गया, यानी कि 2 महीने 2-3 महीने मकान खाली भी पड़ा रहा शुरू में, और उसके बाद जब आया तो क्या हो गया, किराया भी नहीं मिला, 2-3 महीने किराया भी नहीं मिला, दोनों साथ में आ जाए, यानी कुल मिला के 4 केस ही आपके बनेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है ना। यही चारों केस के लिए हमने जो कोई स्टेप बनाया जीवन निकालने के लिए, तो पहला बता दिया रेट के बारे में, जो हमने आपको बताया था, जो रेंट जो मिलता है, तो रेंट जो होगा वो तो क्या रहेगा, रेंट की जो वैल्यू होती है वो आपको 4 टाइप से क्वेश्चन में आपको दिखेगा। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन चैप्टर में है, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन उसको इतना ही हम आसान कर रहे हैं आपके लिए। एक तो होता है फेयर रेंट वैल्यू ना, फेयर रेंट वैल्यू, जिसको हम कहते हैं क्या, FRV कहते हैं हम लोग, क्योंकि उस एरिया के हिसाब से लोग आपस में लोग तय कर लेते हैं मोहल्ले वाले कि भाई कि हमारे एरिया क्या चल रहा है, भाव कितने में किराया मिलता है, क्या रेट चल रहा है, एरिया वैल्यूएशन लोग अपने आप से लोग कर लेते हैं, क्या उचित किराया क्या होना चाहिए उसका, फेयर रेंट, ठीक है। एक होता है उसका म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है ना, म्युनिसिपल वैल्यू रेंट, ठीक है। म्युनिसिपल मतलब क्या हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं क्या, MV, नगर निगम के हिसाब से क्या वैल्यू है, जो नगर निगम असेसमेंट करता है कि ना मकान का, असेसमेंट करके वैल्यू करके कि मकान कैसे बना है, मकान वो कच्चा मकान है, पक्का मकान है, RB है, RCC है, समझते हो ना, जो गाटर पटिया वाला मकान है या फिर स्लैब वाला मकान है, उस सबका असेसमेंट अलग करते हैं, उसकी वैल्यू अलग से उसका बेसिस पर वो करते हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल, उसके हिसाब से असेसमेंट नगर निगम वाले करते हैं, जो कि उसको म्युनिसिपल टैक्स लगाते हैं, उनकी वैल्यू अलग होती है, वो वैल्यू अलग हो जाएगी, उनके हिसाब से होगी। और तीसरा ये भी दिया जाता है, और तीसरा आपके सामने दिया रहता है क्या, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेंट, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं SR, मतलब जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है, जहां पर जिस सिटी में, जैसे मेट्रो सिटी में रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है,
उनके हिसाब से एक्ट के हिसाब लॉ के हिसाब से रेंट तय किया जाता है, वो भी दिया रहेगा आपको। और लास्ट में आपको एक्चुअल रेंट भी दिया रहेगा, मतलब कि वास्तव में कितने में किराया आपने दिया है सब ध्यान रखते हुए। तो गवर्नमेंट जो है इसी बेसिस पर लेती है। ये नहीं कभी कहती है इन चारों रेंट में से जो बड़ा हो उस पर टैक्स दो, ऐसा कभी नहीं कहती। या कभी नहीं कहती है कि हमको आप एक्चुअल पर टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट ये भी नहीं कहती है। गवर्नमेंट क्या कहती है, बोलता है भाई कि हम तो कंपेयर करेंगे, अलग अलग बार बार कंपेयर करेंगे। हम तो पहले कंपेयर करेंगे FRV और MV, हम बोलेंगे इन दोनों में जो क्या हो जाए हायर, इन दोनों में जो बड़ा होगा पहले इसको आप कवरेज कीजिए, इसको आप अपने हाथ में पकड़िए, वैल्यू कीजिए। अब उसके बाद अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी सबसे पहले इन दोनों में चेक करिए जो बड़ा है उसको वैल्यू लीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद इस हायर वाले वैल्यू को ध्यान देना बच्चों, हम दोबारा काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। इस हायर वाली वैल्यू को फिर दोबारा कंपेयर करेंगे इस वाले से, जो स्टेप लिखे थे वहां पर हम, तुम ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हें इजीली समझ में आएगा क्या हो रहा था। इस हायर वाले वैल्यू जो तुमने लिया, इस वैल्यू को हम कवर करने के इसका स्टैंडर्ड हिसाब कवरेज करेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें क्या हो जाए इन, हाँ सुन पा रहे हैं, आवाज आ गई सबके, नहीं आई? हेलो, आ रही सर। यस सर। ठीक है, इन दोनों में जो वैल्यू क्या हो जाए लोअर हो जाए वो आप कैप्चर पकड़िए, पहले आप ध्यान रखिए। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद लास्ट में अब आपको क्या करना पड़ा, ये जो वैल्यू आई लोअर वाली, इस लोअर वैल्यू को आप अब एक्चुअल से क्या कर लीजिए, कंपेयर करिए, ठीक है ना। तो जो कंपेयर करेंगे इन दोनों में क्या हो जाए अब हायर, यानी कि आपको 3 बार कंपेयर करना है। पहले FRV से MV को कंपेयर करना होगा, जो बड़ा हो उसको आप कंसीडर कीजिए। उसके बाद फिर इस हायर वैल्यू से SR से कंपेयर कीजिए, ठीक है ना। इस SR में जो क्या हो जाए, जो छोटा हो जाए लोअर स्टैंडर्ड उसको आप क्या करिए, कवरेज कीजिए, कंसीडर कीजिए। उसके बाद इस वैल्यू को लोअर जो आपने कंसीडर किया है इसको वापस फिर से कंपेयर करिए, किसके साथ, एक्चुअल के साथ कंपेयर करिए आप, ठीक है ना। अब हाँ, तो अब उसके बाद अब इन दोनों में जो बड़ा होगा, इन दोनों वैल्यू जो क्या जो हो जाएगी बड़ी मानी जाएगी, इसको क्या बनेगी आप हाई बोलेंगे होगी, यही क्या बन जाएगा आपका फाइनल GAV का काम करेगा। हाँ ये हम बता चुके हैं, वापस एक बार कंपेयर कर दिया आप, डिफरेंट आपका रिवाइज हो गया। तो इस तरीके से आपका GAV निकलेगा। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, सभी नोट कर लिया, हटाएं सब बच्चों ने नोट कर लिया, पंकज जी नोट कर लिए? यस सर। दीक्षांत, यस सर, सब मिटा दीजिए। अरे बच्चे ने सोनल नोट कर ली, चलो इसी का तुम यहाँ बना ली, तुम्हारा क्या नाम है, हर्षित, बना लिए, चलो। तो इसको बाद वापस चलते हैं अपने सीट पर, हम जो हमने तैयार किया था शॉर्टकट वाला, वापस आओ, कवरेज ये दिया जाए आपको। देखो यही वन में आपको बताया था, सिस्टम में बताया था, तो 1 वाला नॉर्मल केस था, जो भी स्टेप 1 में FRV MV कंपेयर करो, स्टेप 2 में एहसास कंपेयर हो, छोटा हो, एक्चुअल कंपेयर, स्टेप 3 में हायर वैल्यू JV ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 वाले की, उसमें मैंने बताया था जब यहाँ पे UR आ जाए तो ऐसे फर्स्ट और सेकंड स्टेप सेम रहेगा आपका, और थर्ड वाले में तो जो कंपेयर करते हैं स्टेप 2 की वैल्यू और एक्चुअल लैंड में से अनरियलाइज्ड लैंड आप घटा दीजिए। उसके घटने के बाद ब्रैकेट में जो आए, घटने के बाद जो भैया देखो मैं एरो देखते रहो, घटने के बाद जो ब्रैकेट में आएगा इस एरो उसको वैल्यू कंपेयर करेंगे जो बड़ा हो जाए दोनों बीच में है, यानी कि स्टेप 2 की वैल्यू और एक्चुअल लैंड में से UR घटाने के बाद जो आया उस पर कंपेयर करो, जो बड़ा हो वो होगा। इस तरीके से यहाँ पे UR का भी केस आपको शामिल कर लिया, छूट मिल गया आपको। और केस 3 की अगर बात करते हैं, इसमें कह रहा है व्हेन प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रूआउट द प्रीवियस ईयर UR नो VA यस, ये सब बुक में नहीं मिलेगा आपको, इस तरीके से कभी नहीं मिलेगा आपको, और कोई बताया भी नहीं, भी जान लो, ये सब मेरा खुद का किया कराया है, खुद हमने इसमें खूब मेहनत किया है, एक्सपीरियंस किया है हमने, उसको लिया है, मतलब जाके ये बना क्रिएट किया मैं केस, आपको समझाने के खाली बस, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना बुक में एग्जाम्पल दिया रहेगा वो बहुत अजीब तरीके से दिया है, समझे नहीं आता कैसे किया है हाँ देखो अब देखो फिर क्या हुआ, UR बनाया था नो, मतलब पूरा बना किराया, कोई ऐसा किराया था जो ना मिला, सब किराया मिला, और उसके बाद क्या वैकेंसी क्या हो गई यस, यहाँ पर 2-3 महीना मकान खाली था, ठीक है ना। तो खाली जब रहता है तो गवर्नमेंट कहती है भाई ठीक है स्टेप 1 पर आप जो FRV MV जो बड़ा हो ले लीजिए, स्टेप 2 पर आइए ये वैल्यू 1 वाली या फिर ऐसा जो छोटा हो ले लीजिए, उसके बाद स्टेप 3 में आप आइए, स्टेप 3 में आप स्टेप 2 या एक्चुअल लैंड जो बड़ा हो वो ले लीजिए, नॉर्मल केस की तरीके से,
फिर उसके बाद एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पर स्टेप 4 में आइए, जो भी आपकी हाई वैल्यू आई थी स्टेप 3 वाली, स्टेप 3 हाई वैल्यू में से आप वैकेंसी अलाउंस को घटा दीजिए। क्योंकि आपका मकान खाली था आपका, ये पूरा आपने साल भर काम किया था, जेबी साल भर की आई थी आपकी नॉर्मल के तरीके से, तो आखिरी में आके आप लास्ट में स्टेप 4 में जितना दिन मकान खाली था आपका महीना उतना लेस किराया, 2-3 महीना किराया लेस कर जो भी खाली था आपका हटा लीजिए। अब जो आई वो जेबी आई। अब रही बात जो VAs का जो आया वैकेंसी अलाउंसेस, इसमें लिखा है शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लैंड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में होने के बाद आप हटाएंगे और एक्चुअल लैंड के बेसिस पर, जैसे मान लो कि 10,000 रुपये किराया है, 2 महीने नहीं मिला, ठीक है ना, तो आप 20,000 घटा लीजिए। जब भी घटाएंगे आप एक्चुअल बेसिस पर आप घटाएंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अच्छा इसकी भी शर्त होती है भैया, पब्लिक चालाक है, कभी कभी हम लोग झूठ बोल देते हैं, कभी हम क्या करते हैं, हम लोग झूठ बोल देते हैं, झूठ बोल करके देखते हैं कि क्या दिक्कत है कि भाई हाँ किराया पूरा मिला है, मकान किराया पर रहा, और कह दिया, झूठ बोल दिया हमने कि नहीं था, खाली पड़ा था हमारा, तो क्या करेंगे? सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ 1 मिनट में करें, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए, दिख रहा है? आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, रही बात, इसमें कहा जाता है ना, सुनो 1 मिनट, कि कोई झूठ ही बोल सकता है ना कि भाई किराया सेटिंग कर लिया और 9 महीने पूरा 12 महीने किराया लिए, 12 महीने किराया रहा, अब बाद में ऑन पेपर अकाउंट में दिखा दिया गया कि 3 महीने शुरू में खाली था, तो क्या शुरू में गवर्नमेंट देखने आ रही है कि 2-3 महीने खाली था बंद था? आप झूठ बोलिए तो गवर्नमेंट इसके लिए भी एक शर्त रखती है, कहती है भैया आपका जब मकान खाली था ना, तो क्या आपने वहां पर टू लेट का बोर्ड लगाया था कि नहीं लगाया था? देखते हो ना, अगर कोई दुकान खाली है या कोई घर खाली है तो किराया पर उपलब्ध है मोबाइल नंबर के साथ, वो बोर्ड टांग देते हैं उस पर, ठीक है ना, वैकेंसी लिख के, वैकेंट लिख के ना, टू लेट लिख के लगा देते हैं बोर्ड। कभी ध्यान दियो तुम लोग? नहीं ध्यान दियो? महेंद्र, महेंद्र सुनिए, इसका मतलब सभी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, नहीं सुन रहे अभी भी? ये सर सुन रहे। इसका मतलब कि आपने अगर इस तरह से लगाया था, क्या अखबार में आपने, न्यूज़पेपर में, लोकल मीडिया में आपने ऐड दिया था, कहीं सोशल मीडिया में आपने ऐड कहीं दिया था कि हाँ वैकेंसी पड़ी है, खाली पड़ी है, मोबाइल नंबर के साथ, तो या लोग आते हैं देख के जाते हैं, इंक्वायरी रजिस्टर का बनाया आपने कि कौन कौन इंक्वायरी किया था आपका, मतलब कहीं ना कहीं से वो चेक करता रहता है कि हाँ हो। तो आपने अगर टू लेट का बोर्ड लगाया ही नहीं है, ठीक है ना, तो किसी को कैसे मालूम चलेगा किराए पर खाली है? कोई कैसे आपके पास आएगा? और आप कहें खाली पड़ा रहा, तो खाली पड़ा रहे करेगा, इसलिए आप बोर्ड लगाना पड़ेगा आपको। इसका फोटो खींच रख लीजिए, या अखबार में आपने ऐड दिया था उसका फोटो कॉपी लेकर रख लीजिए, कि जब अधिकारी मांगे तो आप दिखाओ कि देखो भी हमने खाली पड़ा था हमारा, 3 महीने से ऐड चलता रहा हमारा, और खाली भी तो कोई आ नहीं रहा था, जितने लोग आए थे इंक्वायरी भी की, नंबर मोबाइल एड्रेस लिखा हमने, इसका रजिस्टर मेंटेन किया है, बट कोई अब 3 महीने बाद ही कोई किराएदार आया, 3 महीने खाली पड़ा था हमारा, ठीक है ना। तो ये सब सिस्टम होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब आओ बात करते हैं आखिरी अपना लास्ट स्टेप 4, ध्यान दीजिए। और देखो, अगर स्टेप 4 की बात करें तो आप लोग आराम से दिख रहा होगा क्लियर, इसमें क्या हो गया कि दोनों ही साथ में आ जाए, अनयूटिलाइज्ड रेंट भी आ गया और क्या है, वैकेंसी भी आ गई, ठीक है, दोनों यस हो गया। कुछ दिन क्या रहा
किराया भी नहीं मिला, कुछ दिन खाली भी पड़ा था, दोनों केस चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि स्टेप 1 और 2 तो सेम रहेगा, सब में चारों केस सेम रहता है, ध्यान रखो, स्टेप 1 2 चारों केस में सेम रहेगा। उसके बाद हम जिस तरह बनाए हैं केस ना, बहुत बहुत तुम्हारा काम आसान हो रहा है, बहुत ज्यादा तुमको फीलिंग आएगी जब कुछ लगाओगे हो, बहुत टेंशन था इसमें। अब स्टेप 3 पर स्टेप 3 या एक्चुअल एंड में से यू लेस कर दो, यानी उन्हीं दूसरा और तीसरे को मिला के क्या बना है, चौथा देखो बना है केस, वही ना, दूसरा और तीसरे को मिला के चौथा केस बन गया आपका। स्टेप 3 वाले में आइए और एक्चुअल में से यूआर को लेस करके तब कंपेयर करिए, जो बड़ा उसको बाहर निकालिए, और उसके बाद आखिरी में स्टेप 3 में से वैकेंसी अलाउंस भी लेस कर दीजिए। क्यों महेंद्र, देख रहे हो ना, दूसरा और तीसरा मिला ही क्या बना, चौथा केस बन गया। उम्मीद है आपने चारों केस जो है आपने अब तक नोट कर लिया होगा, इस तरह से आप ये भी निकालने आपको समझ में आ भी चुकी होगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब जरा सा आपके सामने कुछ और दिख रहा है, तो थोड़ा उल्टा दिख रहा है, सीधा करने से पहले हम कुछ केसेस हमने बना रखा है, जितना हम डिस्कस क्वेश्चन लगवाया था, हमने आपसे डिस्कस किया था हमने आपसे, उसका कुछ केस हमने बनाया है, ठीक है ना। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? यस सर। दिख रहा है सर। रहा है, देखो हमने बनाया है ABCDE, इतने सारे जो केस हमने बना लिए हैं ना, यहाँ पर छोटा छोटा हमने लिखा है एक पेज पर, ताकि और आपको दिखवा देंगे आपको भी हम, इतने सारे केस में चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके, इस पूरे चैप्टर में इतने केस है, इतने क्वेश्चन बन कह सकता है आप, सारी मेहनत हमने ऑलरेडी कर लिया है। कल हम बोल रहे थे ना, घंटों लगा हमको सब बनाने में, बट आपको काम आसान जल्दी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि केस। देखो केस ए की बात करें पहले, अगर हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आप नोट भी करते रहिएगा, एक एक केस को तो समझ में दिखता जाएगा आपको, आप भी अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने डिवाइस में, जूम इन आउट कर सकते हैं आप भी। केस ए की बात करें, दिख रहा होगा, व्हेन प्रॉपर्टी इज लेट आउट प्रीवियस ईयर, आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने प्रीवियस ईयर में लेट आउट कर रखा है, किराया उठाया है, तो आप पहले उसका जीएवी निकालेंगे, निकालेंगे बोलो, निकालेंगे ना, पहले उसका जीएवी निकालेंगे, उसके बाद उसमें म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, एनएवी आएगी, और उसमें से 24A और 24B को लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम IFSC, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी। ये केस 1 बना, इस तरह क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, क्वेश्चन देगा। अगर केस 2 की बात करें, बहुत सारे केस चलते हैं ना, बच्चा पसंद हो जाता है, इसलिए हम सब बना दिया है, हमने खुद लिख के बनाया उसको, बहुत समय लगा हमको। व्हेन द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड, अभी आपके बुक से पढ़ाएंगे ना, तो ऊपर जाने लगेगा। सेल्फ प्रॉपर्टी क्या लिखा है, व्हेन प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड, आप खुद एक मकान के पास है जिसमें आप खुद रहते हैं, तो क्या उसकी वैल्यू होगी जीएवी, ग्रॉस वैल्यू नील हो जाएगी, टैक्स भी नील, एनआईवी भी नील हो जाएगी, और 24A जो मिलता है 30% ऑफ एनआईवी वो भी नील, खाली क्या मिलेगा आपको, 24B ही सिर्फ मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। 24B आपको मिल गया, ठीक है ना, ये आपको अलाउड होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैक्सिमम जो सीलिंग है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी सीलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लिमिट के बारे में, वो तो प्री पोस्ट अब सिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन तब बताएंगे। अभी इतना मान चलो कि क्या है, आपको इतना मिलेगा, तो भले प्रॉपर्टी माइनस क्यों ना आ जाए। अब केस 3 में आइए, केस जो आपका बी था, सी में आइए, केस सी क्या कह रहा है, व्हेन प्रॉपर्टी इज नॉट be occupied throughout the previous year due to employment or business or profession is situated at some other place, ठीक है ना। इसका मतलब मान लिया कि आपका मकान बनारस में है, आप बनारस में रहते हैं, लेकिन आपका जो जॉब है, पोस्टिंग आपकी दिल्ली में हो गई, जाहिर सी बात है, अब दिल्ली से बनारस अप डाउन तो आप करेंगे नहीं, वहीं पर कहीं रूम लेके आप रहेंगे, वहीं जॉब करेंगे, तो आपके पास एक मकान है और आप यहाँ पर आप है नहीं, मकान खाली पड़ा है आपका, ठीक है, आपने उसको किराया पे उठाया, मकान में ताला बंद के चले गए, क्योंकि आप दिल्ली रहते हैं ना, वहां जॉब कर रहे हैं आप, कि इस वजह से आप वहां चले गए और यहाँ मकान क्या है, खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या हो गया, जेबी क्या मानी जाएगी, उसकी नील मानी जाएगी, क्योंकि आपने किराया उठाया नहीं था, एक ही मकान है भी आपके पास, एक मकान तो माफी होता है, तो आप उसमें रह भी नहीं रहे हैं, आप किसी जॉब की वजह से बाहर चले गए यहाँ, किसी वजह से काम से, तो ये खाली पड़ा था, उसको भी क्या हो गया वैल्यू, तब भी वैल्यू उसकी क्या मानी जा रही है, नील मानी जा रही है, वही काम हो जाएगा तो नील वाले काम होता था, ठीक है ना। अब इसके बाद एक केस और बनता है डी केस, सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे, नहीं बोलते रहिए बीच में, सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे ना। ये पूरा चार्ट जो है ना, इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, चिंता मत करो, समझ लो, क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बैकअप मिल जाएगा, और इसका जो पीडीएफ बनाया हमने, ये पीडीएफ फॉर्म में हम आपको भेज भी देंगे, फोटो खींच के आप ले लीजिएगा, बना लीजिए आराम से, एक चार्ट बनाइएगा, तैयार कीजिएगा। हम तो पूरा चैप्टर एक ही, मतलब एक ही सेटअप में ऐसा कर लिए, सेट कर लिए कि पूरी चैप्टर एक ग्लैंस आपको दिख जाए कि क्या है चैप्टर में, पूरा ओवरव्यू एक बार में दिखा रहे हैं हम आपको बता के, ये हम सब भेज देंगे आपको, सब मेरा पर्सनल जो मटेरियल्स है, नोट्स है, वो सब आपको मिलता जाएगा चैप्टर वाइज,
चिंता नहीं करिएगा, सब हम बुक्स नहीं, सब अपने मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। बुक की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। अगला क्या कर रहा है डी केस, व्हेन प्रॉपर्टीज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 यूनिट। कुछ लोग ऐसा होता है प्रॉपर्टी होता है ना कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है 2 या 2 से अधिक हिस्सों में यूनिट बटा हुआ है, उसके रास्ते भी अलग अलग हैं। जैसे कि आप हर्षित जी, आपके ऑफिस क्या है, आपने ऑफिस रेंट पे लिया है ना, तो क्या हुआ, इनका रास्ता भी अलग है, सीढ़ी भी अलग है। अक्सर ऐसा होता है, जो रेंट वाला जो रह रहा किराएदार, उसका रास्ता भी अलग कर दिए, उसका सीढ़ी भी अलग कर दिए, अपने रास्ते से अपना यूज करेगा, और मकान मालिक का रास्ता अलग है, उसको यूनिट वाइज बांट दिया गया है, फ्लैट सिस्टम वाइज, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर यूनिट वाइज बांट दिया गया हो, तो ऐसे केस में क्या हो भाई, एक पे तो एक मकान एक ही है, ध्यान रहे, मकान एक ही है, प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी है, जिसमें कुछ पोर्शन आप हिस्सा लग गया, उसमें पोर्शन बना दिया गया, कुछ हिस्से में आप रह रहे हैं खुद, और कुछ हिस्से को आपने क्या कर दिया है, किराए पर उठा दिया है, तब क्या हो, एक ही मकान है, अब क्या हो। तो ऐसे केस में लोग कहते हैं भाई 2 पार्ट मान लिया है, बना देंगे एसओपी पार्ट और एलओपी पार्ट, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट और लेट आउट पार्ट, एसओएलओ पार्ट बना दियो। जितने में तुम रहते हो उस मकान में, तुम्हारे क्या माना जाएगा, तुम स्वयं रह रहे हो उस पोर्शन में, तो आपको सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, और जितने पोर्शन में आपने किराया उठाया है वो माना जाएगा लेट आउट माना जाएगा। जैसी बात है, जितना हिस्सा में आप रह रहे हैं, मान लीजिए अगर मंजिल वाइज बात करें, अगर आपके पास 2 फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पर आप रहते हैं और सेकंड फ्लोर क्या दिया आपने, किराया उठा दिया, तो फर्स्ट फ्लोर क्या माना जाएगा, आपका एसओपी मान लिया जाएगा, उसकी वैल्यू नील हो जाएगी, और सेकंड फ्लोर जो आपने किराया उठाया हुआ है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू एलओपी हो जाएगी, और जो टैक्सेबल बनेगी वो बनेगी उस हिसाब से। वही काम करना पड़ेगा जो हमने अभी भी सीखा है। अभी ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। केस ई में आ जाओ, दीक्षांत सुन रहे हो, सलाह दीक्षांत, सुबी, सोनल, यस सर। यस सर। दीक्षांत, पंकज, सुभी, सोनल, सभी लोग तो हैं, सलभ है ना, नहीं, चलिए यस सर। तो इसमें ये सिस्टम हो गया आपका। चलिए फिर, when property is let out throughout the part of the year and self occupied for remaining part of the year, यानी कि ये मान लीजिए की प्रॉपर्टी है, कुछ महीने के लिए आप रहे और कुछ महीने के लिए आपने पूरा मकान किराया उठाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे केस में देखा जाता है प्रॉपर्टी स्टेट फॉर द होल ऑफ द ईयर एलओपी, ठीक है ना। यानी कि इसमें अगर आप 2 महीना आप रहे हैं, 12 महीने किराया उठाए हुए हैं, 10 महीने किराया उठाए हुए हैं, ठीक है ना, तो क्या माना जाएगा, सब पूरे साल भर के लिए इंटेंशन माना जाता है कि एलओपी हुई होगा, आपका पूरा साल भर की एलओपी मानते हुए आपका एलिजिबिलिटी की जाएगी। अब खत्म बात कि आपने पूरा अध्ययन उठाया, मिक्स कर उठा लिया पूरे मकान का। When one or more than one property is occupied for self occupation and residence, मान लिया कि आपके पास क्या कई मकान है, एक मकान में खुद रहते हैं, दूसरा मकान किराया उठाए हैं, तीसरा मकान खाली पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना, जिसमें खुद रहते हो क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, पार्ट माना जाएगा, और जिसमें क्या करते हैं, जिस प्रॉपर्टी में क्या रहते हैं, किराया उठाए एलओपी बन जाएगा, और जो खाली पड़ा हुआ है डीएलओ, डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। तो क्या इतनी बातें आपको सबको समझ में आती है, ठीक है ना, सारे केस भी कवर हो गया हम लोगों का। यस सर। अब बस एक ही चीज रह गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। समय काफी ज्यादा हो गया आज का, कोई बात नहीं, कभी कभी बढ़ भी जाता है समय, तो एडजस्ट करो। और अब अगली क्लास जब भी होगी तो उसमें हम आपको क्या करेंगे, कल कल हम इंटरेस्ट ऑन लोन स्टार्ट करेंगे, कई लोन सिखाएंगे आपको, ठीक है। टिल देन बाय बाय। सारा सिचुएशन और आज के रिकॉर्डिंग